KHF2 exists, but KHCl2 does not exist. बेसिकली आज की क्लास में मैंने कुछ सवालों के आंसर करने हैं जो आपकी शीट में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. KHF2 exists, but KHCl2 does not exist. Why ethyne is soluble in acetone? Why molecular mass of acetic acid is 60 when it is dissolved in benzene? Why does ice floats on water? ALF3 is insoluble in HF, but soluble in KF. On addition of BF3, why ALF3 precipitated? On addition of BF3 in K3ALF6, why ALF3 precipitated? Why density of heavy water D2 is more than that of normal water? Why H4O9 positive, H5O2 minus, H5O2 positive, H3O2 minus, such ions exist? C2H5SH, C2H5OH, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एक्सप्लेन करना है. टू सिक्स डाइहाइड्रोक्सी benzoic acid is stronger acidic than salicylic acid.
एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टेट्रामिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड वर्सेस ट्राइमिथाइल एमीन हाइड्रोक्साइड। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपको स्कूल एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, परंतु इनकी एप्लीकेशन सीखने से आपको ये रियलाइज होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में बहुत जगह पे। तो बेसिकली मैंने जितने भी सवाल आपको दिए ना, अगर आपको ये पूछे ना कि स्कूल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ गया, तो आप सबके लिए एक आंसर लिख सकते हो। हाँ, सबके लिए 2 वर्ड आंसर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 10 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखी। बट जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, डेफिनेटली मिल सकते हैं। हालांकि ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, दिस क्वेश्चन ये जेई एडवांस में 2004 के टाइम पे आईआईटी ने पूछा था। रोहन इज आस्किंग सर, हैवी वाटर को रॉयल वाटर भी बोलते हैं ना? नहीं, नहीं कहते, रॉयल वाटर इज डिफरेंट है। चलिए, अब मैं इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके यहाँ पे लिखूंगा। आई विल नॉट इरेज दिस, बट आई विल इरेज, जो भी यहाँ लिखूंगा आंसर उसको इरेज करूंगा। अब देखो बच्चों, कई बार आप और इन क्वेश्चंस को देख के आप पहले प्रिडिक्ट नहीं करोगे आंसर कि क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मुझे आपको बताना। दिस इज बेसिकली इंफॉर्मेटिव पार्ट, जिसमें हम समझेंगे कि उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहला सवाल बोला गया कि KHF2 एग्जिस्ट करता है पर KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली कुछ और कहना चाहता है। एक्चुअली यहाँ पे केटायन K प्लस है और एनायन है HF2 माइनस, और यहाँ केटायन K प्लस और एनायन है HCl2 माइनस। I guess now it's visible, right? Or it's fade. Okay, let me set the camera. I guess now it's pretty much better, right? Okay. एक्चुअली ये जो एनायन है ना, HF2 माइनस, HCl2 माइनस, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ये एनायन एग्जिस्ट करता है, ये एनायन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, जब आप 12th क्लास में जाओगे ना, ऐसे कंपाउंड जिसमें केटायन हो, एनायन को स्क्वायर ब्रैकेट में रख के दिखाया हो, उनको कहते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इनको बोलते कॉम्प्लेक्स एनायन। तो यहाँ पे HCl2 माइनस है, HF2 माइनस है, तो क्वेश्चन है कि ये एग्जिस्ट करता है पर ये क्यों नहीं करता। मैंने आपको बोला नहीं, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मोस्टली यही बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, HF मॉलिक्यूल के सामने जब F माइनस आता है और HCl के सामने जब Cl माइनस आता है,
HF पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl माइनस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इससे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब आप ये बताओ, इस आयन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग H प्लस के साथ ज्यादा स्ट्रांग होगी या नीचे वाले आयन की हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगी? कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना? बिल्कुल ऊपर वाले में। और यहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सो वीक, यहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सो वीक कि इस Cl माइनस का ये जो बॉन्ड बनता है H प्लस के साथ, इट इज सो वीक दैट इट इज ऑलमोस्ट लाइक नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ, इट हैज नो स्ट्रेंथ। इसलिए F नेगेटिव इस H प्लस के साथ इतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कि ये पूरा का पूरा एग्जिस्ट करता है इस प्रकार से, FHF माइनस, FH2 जो कि यहाँ पे आयन। और जहां पर मैंने बात आपके सामने कही थी कि दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सो स्ट्रॉन्ग कि ऑलमोस्ट कि ये हाइड्रोजन यहां से खिंचता हुआ इसकी तरफ ऑलमोस्ट दोनों तरफ से बीच में आ जाता है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड दैट्स व्हाई दिस एनायन एग्जिस्ट, इसलिए इसका सॉल्ट भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन Cl माइनस ये काम नहीं कर पाता, जिसके कारण हम बोलेंगे KHCl2 does not exist but KHF2 exists, and the reason is because this anion exists because of strong hydrogen bond between F negative and H. So credit goes to existence of this because of, यहाँ डॉटेड ही दिखाएंगे हम, because of strong intermolecular hydrogen bonding. स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण HF2 minus can exist, but HCl2 minus does not exist. तो पहले सवाल का आंसर हमें समझ में आ गया कि ये एनायन के कारण है, और यहाँ का Cl माइनस के साथ ये बॉन्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ का बनता है, और ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ इज सो वीक कि 5 से 60 किलो जूल पर मोल की एनर्जी नहीं चाहिए इसे, ये उससे भी कम एनर्जी पे डिसोसिएट कर जाएगा, तो ये एनायंस की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं। तो पहला सवाल का आंसर हमें मिल गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई एसीटेन इज सॉल्युबल इन एसीटोन? बच्चों एसीटोन इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और एसिटिलीन इज इथाइन विच इज एसिटिलीन। और आपने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड है तो इस पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड अगर मैं देखूं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। क्या हाइड्रोजन जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लायक होता है? जिस हाइड्रोजन का कनेक्शन sp कार्बन से हो तो उस पर क्या इतना पॉजिटिव चार्ज होगा कि इस ऑक्सीजन को नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सके, और इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ एटलीस्ट इतनी हो कि 5 से 60 किलो जूल पर मोल एनर्जी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगे? यस। सो दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस बिकम सॉल्यूट एंड दिस इज ए सॉल्वेंट। और जब भी सॉल्यूट सॉल्वेंट को पसंद करेगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग or because of any other kind of the strong bond, then ethyne will like to get dissolved in acetone. So credit goes to
ability of ethyne to form hydrogen bond with oxygen of acetone. That's why C2H2 is soluble in acetone. So second question का आंसर सिंपल, हाइड्रोजन ऑफ एसिटिलीन attracts oxygen of acetone via intermolecular hydrogen bond. That's why ethyne is soluble in acetone. अब चलिए आगे बात करते हैं. Why molecular mass of ethanoic acid is 120 when it is dissolved in benzene. I by mistake mentioned 60, it's 120. आप सबसे पहले मुझे ये बताओ इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना आना चाहिए. नॉर्मली मॉलिक्यूलर मास इथेनोइक एसिड का कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 into 3, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 into 2 और हाइड्रोजन का 1, इट कम्स आउट टू बी 60. लेकिन जब हम इसे एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, बच्चों बेंजीन इज ए सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एसीटोन इज ए सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो जब हम इथेनोइक एसिड की ड्रॉप्स बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो ये देखा जाता है इसका मॉलिक्यूलर मास 120 हो जाता है. और ये 120 का मॉलिक्यूलर मास तभी बन सकता है जब दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के या इथेनोइक एसिड के एक दूसरे से जुड़ जाएं. तो ये देखा जाता है कि जब आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या आपने ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिखना देखा होगा, इसका जनरल फॉर्मूला R कार्बन चेन COOH. तो अगर मैं दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के ले लू ना, अगर मैं दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के ले लूं तो दिस H which is connected to oxygen has positive charge, oxygen has negative charge. कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने जब आते हैं तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाती है, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दो मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ऑब्वियसली ये कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर तभी बन पाएगा, ये दोनों तभी चिपक पाएंगे अगर इन दोनों के पास आने में कोई तीसरा बंदा इनके बीच में ना आए. अगर किसी तीसरे बंदे ने कार्बोक्सिलिक एसिड को पास आने से रोका तो डाइमर नहीं बन पाएगा. और दूसरी चीज यहां पर भले ही आपको लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग बन रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही ये मैटर करता है 5 और 6 मेंबर का साइज रिंग का. लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ रहा है और एक ने दूसरे को पकड़ा, वो तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वहां हमें साइकिल के साइज को देखना ही नहीं होता. लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा कि एसिटिक एसिड का मोलर मास 120 हो गया जब आपने इसे बेंजीन में डिसॉल्व किया. व्हाई, व्हाट स्पेशल अबाउट बेंजीन? तो मैं सबसे पहले ये चीज बता दूं, यहां जरूरी नहीं बेंजीन लिखा हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई भी लिखा हो सकता है.
यहां पर बेंजीन सॉल्वेंट की बजाय ये सॉल्वेंट कोई और भी हो सकता है, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड, लाइक CCl4। लेकिन क्वेश्चन ये कि सपोज पानी लिया होता, कोई और सॉल्वेंट लाइक वाटर लिया होता, तो क्या प्रॉब्लम आती? प्रॉब्लम ये आती, कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम पानी में डालते हैं, तो सबसे पहले तो ये OH बॉन्ड पानी में जाके ब्रेक कर जाता है, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन H से खींच लेती है और ये बना देता है RCOO-, और ये H प्लस वाटर के खाते में चला जाता है, H3O+ बन जाता है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डिसॉल्व कर दूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो OH बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाता है। क्यों? क्योंकि पानी खुद कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने खड़ा होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की भीख मांगे। वो क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका हाइड्रोजन वाटर की ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि ये खींच के पूरा टूट ही जाता है। एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि बहुत ब्लर आ रहा है। इज इट ब्लर? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि स्क्रीन में ब्लरनेस है, क्योंकि मैं भी देख ही रहा हूं। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि ये अगर सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है, तो इसका ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर अच्छी होगी, और आप ये जानते हो कि सॉल्वेंट इज समथिंग विच इज टेकन इन एक्सेस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अराउंड वाटर खूब सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल को पास में आने ही नहीं देंगे, बीच में वाटर होगा, क्योंकि वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है। तो यदि आपके सॉल्वेंट में कैपेबिलिटी है कि वो सॉल्वेंट खुद सॉल्यूट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो उस केस में सॉल्यूट के दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते। अब आप जल्दी से काम करके बताओ, बेंजीन में स्ट्रक्चर बना के देखो, हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? बेंजीन का हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? कार्बन के साथ। और उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, बेंजीन में हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। क्या बेंजीन का हाइड्रोजन जो sp2 कार्बन से जुड़ा है, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने मेंशन किया कि एक ऐसा सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसी तरह की डिस्टरबेंस क्रिएट ना कर सके, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर पास आना है, तो दिस विल बी ओनली पॉसिबल अगर कोई तीसरा बंदा लाइक सॉल्वेंट इनको आके अलग ना कर दे, और वो तब होगा जब थर्ड मॉलिक्यूल यानी कि सॉल्वेंट खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी रखता हो। तो वाटर इज ए सॉल्वेंट विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वाटर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में आ जाएगा, इनको अलग कर देगा, वो कहेगा मेरे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। सो नाउ द क्वेश्चन इज, इसी कारण से कार्बोक्सिलिक एसिड के जब दो दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी डबल अपीयर होता है। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो कि 60 था, इट विल अपीयर लाइक 120। अब किसी बच्चे को ये थॉट आई कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड में आप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा देते, लाइक दिस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करवा देते। आपके पास रीजन पहले से होना चाहिए, क्यों नहीं करानी चाहिए ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्यों नहीं हम आपस में इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड करवा सकते? कोई रीजन? 4 मेंबर रिंग बन रही है, ऑब्वियसली इंट्रामॉलिक्यूलर तो नहीं होगी। सो सिंपली वी विल से दैट कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल जब यहाँ कार्बन चेन मिथाइल होगी, ये मिथाइल होगी, तो ये एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल
दे विल ट्राई टू मेक डाइमर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जब तक कि सॉल्वेंट उनके सेपरेट करने की एबिलिटी ना रखता हो। बेंजीन हाइड्रोजन बॉन्ड खुद कर नहीं सकता, इसलिए वाटर के केस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं थी, और बेंजीन के केस में सॉल्वेंट को लेते हुए बेंजीन को दिस टाइप ऑफ डाइमराइजेशन इज पॉसिबल। से एसिटिक एसिड undergoes dimerization when dissolved in solvent like benzene. And the dimerization is possible. And dimerization is possible because of intermolecular hydrogen bonding between two molecules of carboxylic acid. इसीलिए एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 की बजाय 120 दिखेगा। और अगर किसी ने पूछा वाटर क्यों नहीं सॉल्वेंट लिया, आपने बेंजीन ही क्यों सॉल्वेंट लिया, क्या रीजन दोगे? सॉल्वेंट को वाटर ले लेते तो क्या प्रॉब्लम होती? वाटर का खुद ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता और वो दो मॉलिक्यूल्स को पास आने से रोकता, डाइमर नहीं बनता। So this is the answer for our third question. Now most awaited question. अब एक बच्चा कह रहा है मॉलिक्यूलर मास हाफ हो जाएगा क्या? हाफ कब हो जाएगा? जब दो चीजें जुड़ रही हैं तो हाफ कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। अगर किसी एसिड का मॉलिक्यूलर मास 120 होता तो वो 240 हो जाता, डबल हो जाता, क्योंकि डाइमर बनेंगे, दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। नाउ व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आइस वाटर पे सरफेस पे फ्लोट क्यों करती है। तो सबसे पहले तो हम आइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। आइस के स्ट्रक्चर में वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है। कल मैंने ये बात बोली भी थी कि एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो वाटर के स्ट्रक्चर को देख के बताओ, वाटर का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 4। क्यों बनाएगा 4? क्योंकि वो दो हाइड्रोजन की तरफ से किसी के ऑक्सीजन को पकड़ेगा और दो लोन पेयर की मदद से दो हाइड्रोजन दो डिफरेंट वाटर के पकड़ेगा। सो इट विल डेवलप one hydrogen bonding through its lone pair with one H, with the second lone pair another H, with oxygen through its H। इसी तरह ये हाइड्रोजन and this same process happens and water molecules are arranged in a systematic manner। अब एक बात बताओ, शुभम ने पूछा कि सर मोल भी तो हाफ हो जाएगा, मोल हाफ होने से क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास को मोल से क्या मतलब? अच्छा, अगर कोई अब आपसे ये पूछे कि जब हम आइस की बात कर रहे थे, तो आइस में जब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर एम्प्टी स्पेस बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं
ओपन केज स्ट्रक्चर, लाइक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ एक जाल बना दिया और उस जाल में खूब सारा वेकेंट स्पेस। तो आइस के स्ट्रक्चर में वाटर वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इट रिजल्ट्स इन ए वेरी सिस्टमेटिकली पैक्ड केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें खूब सारा वेकेंट स्पेस है, खूब सारा। ऐसा होने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा घट जाएगा। जब अंदर ओपन स्पेस है, वेकेंट स्पेस है, उससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा या घट जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, और डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। यही रीजन है कि आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि आइस के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। सो व्हेन इफ यू समवन आस्क व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये तभी होगा जब आइस की डेंसिटी लिक्विड फॉर्म से कम हो। और डेंसिटी को कम करने का तरीका वॉल्यूम बढ़ा दो। और वो वॉल्यूम क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसके कारण इसका ओपन केज स्ट्रक्चर है एंड इट हैज लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस, सो इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। So ice floats on the surface of water because of lots of vacant space in its open cage structure. In its open cage structure, and this structure is formed because of intermolecular hydrogen bond. अगर कोई हमसे ये पूछे कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इससे वाटर की डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो मैं आपको पहले ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कि अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर का ग्राफ टेम्परेचर से देखते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को ओरिजिन पे रखूं, तो ये डेंसिटी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, डेंसिटी पहले बढ़ती है फिर घटती है। एंड दिस टेम्परेचर जिस पे डेंसिटी मैक्सिमम होता है, दिस टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। तो टेम्परेचर को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक ले जाने में डेंसिटी पहले बढ़ती है फिर घटती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है? एक्चुअल में क्या हो रहा है? जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, आइस थी 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड, जब आपने आइस को हीट किया तो ये सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक हुए, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं एंड मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना शुरू कर गए, दूर दूर। और अगर मॉलिक्यूल दूर होंगे तो बेसिकली दूर किस सेंस में बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुई तो मॉलिक्यूल इस ओपन केज स्ट्रक्चर में जंप करना शुरू कर देते हैं। सो दे स्टार्ट जंपिंग इनसाइड द ओपन केज। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, पड़ोसियों का कोई मॉलिक्यूल टूटा, वो इस वेकेंट स्पेस में आ गया, इसके वेकेंट स्पेस में कोई और आ गया। तो जब मॉलिक्यूल वेकेंट स्पेस में पैक हो रहे हैं तो बेसिकली वॉल्यूम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जिससे डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल जो फ्री होता है वो किसी और के वेकेंट स्पेस में, किसी और का मॉलिक्यूल किसी और के वेकेंट स्पेस में। तो जब वेकेंट स्पेस में पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, मॉलिक्यूल इवेंचुअली स्टार्ट कमिंग क्लोजर, या यूं कह लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। और अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर from
0 degree to 4 degree due to breaking of hydrogen bonds. The vacant space molecules start jumping in the vacant space. So number of molecules per unit volume increases, and hence density starts increasing. तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे हमने ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किए, मॉलिक्यूल वेकेंट स्पेस में गिरना शुरू हो गए, तो मॉलिक्यूल इवेंचुअली पास आने लग गए, वॉल्यूम घटने लग गया, और वॉल्यूम के घटने से डेंसिटी बढ़ने लग गई। 4 डिग्री तक आते सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर गए। अब वाटर प्योर लिक्विड बन चुके, और लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड के कंपैरिजन में बेसिकली लिक्विड मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स को जब आप और टेम्परेचर दोगे, अब उनमें काइनेटिक एनर्जी भरनी शुरू हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाना शुरू कर देंगे। फिर से जब वो दूर दूर जाना शुरू कर देते, वॉल्यूम फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, डेंसिटी फिर से घटनी शुरू हो जाएगी। तो इनिशियली जब टेम्परेचर को हमने बढ़ाया 0 डिग्री से 4 डिग्री, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब तक ब्रेक हो रहे थे, तो मॉलिक्यूल्स वेकेंट स्पेस में पैक हो रहे थे और पास पास आने शुरू हो गए, जिससे उनकी डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा था, क्योंकि वो इवेंचुअली ओपन स्पेस में ही आ रहे थे, तो उनके बीच के डिस्टेंसेस कम हो रहे थे, वॉल्यूम घट रहा था, तो डेफिनेटली वो वॉल्यूम जो भी घट रहा था, उससे डेंसिटी बढ़नी शुरू हो गई। इनफैक्ट आई शुड नॉट से कि भाई 0 डिग्री पर डेंसिटी 0 ही है परफेक्ट। एक्चुअली ग्राफ को हमेशा ऐसे बनाना चाहिए था, लाइक दिस। 0 नहीं बोलना चाहिए, ये एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक बोला। सो जब टेम्परेचर को हमने 4 डिग्री से क्रॉस किया, तो देखा मॉलिक्यूल्स में अब काइनेटिक एनर्जी आनी शुरू हो गई, और काइनेटिक एनर्जी अगर आ गई, तो मॉलिक्यूल्स अब दूर दूर जाना शुरू कर देंगे, और काइनेटिक एनर्जी भरने से जब मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाए, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी फिर घटेगी। अब एक बच्चे ने पूछा क्या सॉलिड अमोनिया और लिक्विड अमोनिया में भी ऐसा होता है? मैं बोलूंगा इट्स ए गुड क्वेश्चन, आई हैव नॉट चेक, मैं एक बार चेक करके जरूर इस चीज को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पर यस, वी शुड एक्सपेक्ट लाइक दिस, बट यू नो केमिस्ट्री इज नथिंग टू लाइक प्रिडिक्ट की यूनिवर्सल रूल लगते हैं। But I will say, okay, it's a good question. I will check and let you know. So, what happens after increasing the temperature to 4 degree? So, after increasing the temperature to 4 degree Celsius, तो मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां लिखना, आप यहां से आगे अब लिखेंगे, on increasing temperature beyond 4 degree, molecules start gaining kinetic energy and try to move away from each other. And volume starts increasing. Therefore, density again, volume बढ़ रहा है, density again starts decreasing. इसलिए कई बार आपको सवाल में कहीं लिखा आ जाए 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी, तो आपने खुद मान लेना वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर एमएल है मैक्सिमम। सो दिस ग्राफ डेफिनेटली इनिशियली कुछ लीनियर टाइप का दिखता है, परफेक्ट लीनियर भी नहीं है, थोड़ा सा लाइक ऑलमोस्ट लीनियर बोला जा सकता है, बट नॉट बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर रीजन। 0 डिग्री पर तो आइस
सॉलिड फॉर्म में है तो आइस की कुछ तो डेंसिटी है, ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही डेंसिटी उसकी जीरो ही होगी। अब किसी बच्चे ने पूछा 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे तो सब्सटेंस ही एग्जिस्ट नहीं करता, हम 0 केल्विन की बात ही क्यों करेंगे। जस्ट ए मिनट बच्चों, वॉल्यूम आ रहा है बच्चों, कैन यू हियर मी, आई एम ऑडिबल, ओके ओके। नेक्स्ट, AlF3 is insoluble in HF but soluble in KF. Very important question. एक्चुअली क्या है, AlF3 अगर HF में डिसॉल्व नहीं हो रहा तो AlF3 पूछा KF में डिसॉल्व कैसे हो जाता है। इफ इट इज सॉल्यूट, इट इज सॉल्वेंट, इट इज सॉल्यूट, इफ दिस इज सॉल्वेंट तो AlF3 HF में does not dissolve, insoluble, but AlF3 KF में soluble। अब ये चीज मान के चलो, जब भी कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट को पसंद करता है तभी वो उसमें सॉल्युबल होगा। इसका मतलब AlF3 ने HF को पसंद नहीं किया, लेकिन AlF3 ने KF को पसंद किया, तभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब लाइक करेंगे तभी सॉल्यूट टू सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अब HF के अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक दिस। HF ने HF को पकड़ के रखा हुआ एंड देयर इज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक बात बताओ, अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो सॉल्वेंट को वो अलग करे और सॉल्यूट खुद सॉल्वेंट से बॉन्ड बनाए। AlF3 बेचारा हाइपोवेलेंट है, और उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि उसे किसी और का सहारा चाहिए। किसी बच्चे ने कहा रिफ्लेक्शन आ रही है, ओके। अब देखो, HF के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सॉल्वेंट है। AlF3 कह रहे यार मेरे को अपने साथ मिक्स कर ले, पर अगर इसको इसके साथ मिक्स होना है तो इसको अपने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, इससे बॉन्ड बनाना पड़ेगा। क्या HF का हाइड्रोजन बॉन्ड वीक क्वालिटी का होता है? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक क्वालिटी का? नहीं, इट्स ए वेरी गुड हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई अपने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दे और किसी ऐसे के साथ बॉन्ड बना ले जिसके साथ उसको किसी भी तरीके की पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, तो क्या HF खुद अलग होके सॉल्यूट को अपने साथ बॉन्ड बनाने देगा? इसलिए अगर कोई हमसे पूछे AlF3 HF में डिसॉल्व क्यों नहीं हुआ, हम कहेंगे HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होने के कारण सॉल्वेंट ने अपने आप को अलग नहीं किया,
ताकि वो सॉल्यूट से बॉन्ड बने। देखो एक बात बताओ, व्हेन द टू पर्सन्स लाइक ईच अदर, बॉन्ड तभी बनता है जब लाइकिंग दोनों तरफ से, वन साइडेड लाइकिंग हैज नो मीनिंग। इसलिए ये मैटर नहीं करता कि इसे इसे इसकी जरूरत है, मैटर ये भी करता क्या सॉल्वेंट को ये सॉल्यूट पसंद है। सॉल्वेंट कहेगा यार तेरे लिए मैं अपना इतने अच्छे अच्छे हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्यों तोड़ू। तो जब सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई पड़ी है और सॉल्यूट जाके उसमें कुछ नहीं कर सकता, ये यूं कह लो सॉल्यूट को उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपने कई सॉल्वेंट को कई सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ज्यादा, और जो बॉन्ड अगर बना भी तो वो वीक बने, तो कौन मूर्ख सॉल्वेंट सॉल्यूट को जगह देगा। इसलिए एचएफ ये काम नहीं करता, एचएफ एएलएफसी को सीधा मना कर देता है कि नहीं भाई हम अपने आपस में खुश हैं, वी कैनॉट ऑफर यू एनी काइंड ऑफ बॉन्ड, क्योंकि हमारा अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब किसी बच्चे ने पूछा कि यहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है, तो मैं कहूंगा मुझे आप जवाब दीजिए क्या ये बैक बॉन्डिंग अच्छी क्वालिटी की होगी। अगर हुई, इट्स 2p पाई 3p पाई, और मैंने दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी बोली, 2p पाई 2p पाई या 2p पाई 3d पाई। इट्स 2p पाई 3p पाई नाम मात्र टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलो, मतलब बैक बॉन्डिंग बोलो, इट्स ऑफ मजे वाली नहीं। मान लो कि अगर ये बैक बॉन्डिंग अच्छी होती, सपोज अच्छी होती, तो क्या ये किसी और की शरण में जाता। ये खुद ना कहता कि तू नहीं मेरी कदर कर रहा, मैं क्यों तेरी कदर करूं, जरूरत तो इसकी है बेचारे की। एचएफ ने तो कर दिया बाय बाय। लेकिन अब जब AlF3 KF की शरण में गया, KF भी सॉल्वेंट है, जैसे HF सॉल्वेंट है वैसे KF भी एक सॉल्वेंट है। KF ने क्या किया, AlF3 ने बोला यार मुझे इसने मना कर दिया, क्या तू मेरी किसी तरीके से हेल्प कर सकता। तो अब KF डिसोसिएट कर गया K पॉजिटिव और F माइनस में, क्योंकि यहां तो आयनिक बॉन्ड था टाइप, और ये F माइनस इस AlF3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेता है, क्योंकि जब खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, पड़ोसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने पहली बार में सुना। और जैसे ही ये F माइनस AlF3 से बॉन्ड बनाता है, तो ये बन जाता है AlF4 माइनस, जिसके साथ K प्लस चिपक जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या KF ने AlF3 के साथ बॉन्ड बनाना मुनासिब समझा। इसलिए अगर कोई कह दे कि KF और AlF3 की बॉन्डिंग तो हो गई, यानी कि ये एज ए सल्यूट इसमें डिसॉल्व कर गया, परंतु HF इसमें डिसॉल्व, HF के अंदर ये डिसॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि HF के अंदर खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है। तो हम यहां पे कहेंगे कि भाई AlF3 will not be able to dissolve in HF. AlF3 is insoluble in HF because there is already strong hydrogen bond exists among HF molecules. But F negative from KF coordinates to AlF3 and helps it अगर कोई पूछे कि K प्लस कहां गया, K प्लस कहीं नहीं गया, वो यही है। F नेगेटिव ने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, K प्लस में दोनों तरफ इक्वेशन में ऐड कर दो तो ये KF ही है। KF प्लस AlF3 प्रोड्यूसेस दिस। पर ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना, जहां भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसे KHF2, जब भी कभी सॉल्यूट
सॉल्वेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हमेशा ऐसे केस में सॉल्यूट सॉल्वेंट की आपस में बॉन्डिंग अच्छी होने के कारण दे आर सॉल्युबल इनटू ईच अदर। कहीं भी कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा हो मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। पर ये सॉल्युबिलिटी आप मुझे ये बताओ, AlF3 को KF ने ही ये ऑप्शन क्यों दी, HF ने क्यों नहीं दी? क्योंकि HF के पास ऐसी क्या चीज थी जिसका उसको घमंड था? HF के पास था स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो आसानी से किसी तीसरे बंदे को आके खुद अलग हो जाए और उसको जगह दे दें, बड़ा मुश्किल काम होता है। खुद ही सोच लो, अगर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार है, दो लोगों की बेस्ट फ्रेंडशिप है, कोई तीसरा अगर आएगा तो इतनी आसानी से जगह नहीं बना सकता जब तक तीसरा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोजल लेके ना, वो इसके पास नहीं था। अब अगला क्वेश्चन तो और भी अच्छा आ जाता है। क्वेश्चन ये आता है K3AlF6 में जब BF3 डालते हैं, why AlF3 precipitates, और ये बन जाता है KBF4। क्वेश्चन ये पूछा जाता है this is 3। क्वेश्चन ये पूछा जाता है why this reaction takes place। तो आप ये ध्यान रखना बच्चों, आप अभी तक तो बड़े इजी क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। जब आप इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग को खत्म करके एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जाएंगे, आपके हाथों से प्रिडिक्शन बहुत दूर चली जाएंगी। तब आपको फैक्ट्स होंगे जो मुझे बताने पड़ेंगे, और वो फैक्ट एज इट इज आपको पता होने चाहिए। जैसे कि रिएक्शन का प्रोडक्ट मैंने लिखा, कैसे लिख लिया, तो 90% आंसर इज याद रखना, पर उस याद रखने के पीछे अगर कोई लॉजिक हो तो वो जरूर मैं बताऊंगा, पर वो लॉजिक मुझे बताने पड़ेंगे। कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जो पहले प्रिडिक्ट कर लेता है कि ना ऐसे हुआ। तो बेसिकली अगर इस रिएक्शन को आपके सामने मैंने लिख दिया, तो आपने इसे अगर याद कर लिया, तो ऐसी एक नहीं, कम से कम आपके 12th तक तो मिला के मान के चलो 400 से 500 रिएक्शन होंगे। आप अपने 12th वालों से पूछना इनऑर्गेनिक में क्या होता है, वो कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग ये है, कुछ समझने वाला, आगे आगे तो देखो क्या है। इसलिए यहां पर जब आप रिएक्शंस को याद रखोगे तो उनके लिए 90% टीचर सीधा बोल देंगे रटा है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बोलूंगा यस इसमें मैक्सिमम रटा है। लेकिन बहुत सारी जगह पे रीजंस है, तो उन रीजंस से आपको उन रिएक्शंस को याद रखने में आसानी होती है, प्रोवाइडेड आप उसे पढ़े रेगुलरली, नॉट लाइक मगिंग अप करके न्यूज़पेपर आर्टिकल की तरह पढ़ के। न्यूज़पेपर में कितने वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, कितने हजारों लाखों वर्ड्स, हर वर्ड का मीनिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश में जब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस के मीनिंग से समझते हैं कि उस वर्ड का मतलब क्या है। तो इनऑर्गेनिक को सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का, इसे न्यूज़पेपर की तरह रीड करो, एक बार पढ़ लिया जोर लगा के याद नहीं करना, दूसरी बार फिर पढ़ा, तीसरी बार फिर पढ़ा, अपने आप उसका कुछ हिस्सा दिमाग में स्टोर होगा अपने आप। सो जस्ट हैबिट डालनी है कि आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स कुछ पढ़ रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन फिर से अब देखो यहां पर जरूर मैं रिएक्शन बता रहा हूं। आप बोलोगे सर आपने तो बता दी, कोई अननोन आ गई, कुछ अननोन नहीं आने वाला, मैंने पहले ही बोला है जो मैं नोट्स में लिखवा रहा हूं वैसे ही आने वाला। और दूसरी चीज जो हम रिएक्शन बता रहे हैं ना, ये समझने वाली बहुत आसान है। क्वेश्चन ये है कि जब हमने इसके अंदर ये मिलाया तो इसके प्रेसिपिटेट बन गए। तो अब मैं पहले क्वेश्चन समझाने लगा हूं। एक्चुअली क्या हुआ, AlF3
सॉल्यूट है, इसको KF में मिलाया तो पहले तो AlF3 KF में मिक्स हो गए, जैसा कि रीजन हमने देखा भी। क्यों मिक्स हुए? क्योंकि इनकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी थी। जब मिक्स हो गए, इसमें फिर से मिलाया BF3, तो BF3 ने जाके इसके अंदर से फिर से AlF3 को बाहर निकाल दिया, अलग कर दिया। स्टोरी ये है कि KF AlF3 बेचारा खुद हाइपोवेलेंट होके किसी की शरण में गया। किसकी शरण में गया? KF की। KF को कह रहा है भाई मैं हाइपोवेलेंट हूं, मेरा कुछ कर दे। तो KF सॉल्वेंट रहेगा, हाँ हाँ चिंता मत करो, हम अपना H नेगेटिव तुम्हें दे देंगे, तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाएंगे, तो तुम डिसॉल्व कर जाओगे। और डिसॉल्व होने से स्टेबिलिटी सबकी बढ़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो बॉन्ड बन रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो AlF3 बेचारा KF सॉल्वेंट में बड़ा खुश था। लेकिन अब क्या हुआ, उसके अंदर जब BF3 मिलाया तो BF3 जैसे डालते गए उसने इसका ये कॉम्प्लेक्स तोड़ना शुरू कर दिया। तो अब KF की नेचर बदल दी उसने। KF कह रहा है ना ना AlF3 तू जा, मुझे BF3 ज्यादा पसंद आया। यानी कि पहले तो बॉन्ड बनाया, जब कोई नया प्रपोजल आया पहले बंदे को बोला चल तू बाय बाय, अब मैं नए बंदे के साथ। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि KF को BF3 में ऐसा क्या खास दिखा जो AlF3 में उसको नहीं खास दिखा। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या हो रहा है, AlF3 हाइपोवेलेंट था, उसको KF ने सहारा दे दिया था, और KF ने AlF3 को जाके बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ाई कि यार तू कोई बात नहीं, तू हाइपोवेलेंट है ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मेरा F माइनस तेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेगा। तो KF ने AlF3 को डिसॉल्व करवा दिया। और इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ये जो AlF3 है ना, जब इसको तो ये 3 F नेगेटिव खींच लेता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। 3 फ्लोरीन तो इसके पास अपने थे, और 3 F माइनस आके इसको हाइपोवेलेंट से हाइपरवेलेंट बना देते, इतना खुश कर देते। मैंने तो आपको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के दिखाया था, और आपको दिखा कि F माइनस का Al के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया बस। पर याद रखो एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, तो 3 F माइनस KF से एक्स्ट्रा और टोटल 6 फ्लोरीन इस एल्यूमिनियम के राउंड लग जाते, इसे हाइपो से क्या हाइपरवेलेंट बना देते हैं, लाइक एक कंगाल को बिल्कुल राजा। अब आप ये सोचोगे कि सर आपने 3 फ्लोरीन एक्स्ट्रा क्यों लगाए? उसका रीजन ये है, 3 फ्लोरीन एक्स्ट्रा इसलिए लगाए क्योंकि इस केस में अब एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। और जब आप क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस 6 ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। और उसका रीजन आधा मैं अभी आपको दे देता हूं। जितने भी ज्योमेट्रीज आपने की, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल की थी, क्योंकि इसमें सारे एंगल 90-90 है। इसलिए ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में एल्यूमिनियम का आना कोई स्ट्रेंज नहीं होना चाहिए जब तक कि आप उसे पहली बार ना पढ़ रहे हो। इसलिए AlF3 F माइनस के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एल्यूमिनियम को हाइपरवेलेंट तो नहीं रहने देता, पर 2 एक्स्ट्रा फ्लोरीन भी आ जाते इसके साथ बॉन्ड बनाने, क्योंकि 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मोस्ट सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बनाने का शौक सबको। पर धोखा हो गया बेचारे के साथ। क्या धोखा हो गया? K3 AlF6 बना हुआ था, मैंने बोला K3 क्यों? क्योंकि मैंने कितने फ्लोरीन एक्स्ट्रा लगा दिए, 1 2 3। AlF3 में 3 थे ना,
तो 3 F नेगेटिव और लगाए, उसके लिए मुझे बाहर 3K पॉजिटिव भी रखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल चार्ज -1 को बैलेंस करने के लिए +3 भी चाहिए। सो आई विल सिंपली से कि भाई ये चीज जब बन गई, एल्यूमिनियम हाइपर वेलेंट हो गया, कंगाल बंदा हाइपोवेलेंट, सुपर डुपर रिच। बट नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स में हमने BF3 मिलाया, ये कॉम्प्लेक्स तरोतार टूट गया। इसने टूट के फिर से AlF3 को बाहर निकाल दिया, प्रेसिपिटेट बना दिया। प्रेसिपिटेट का मतलब जानते हैं? कोई चीज जो पहले डिसॉल्व हो गई थी, अब जैसे कोई तीसरी चीज डाली, जो चीज घोली थी वो बाहर आ गई। तो अब हुआ क्या? तो आप पहले ये बताओ, धोखा किसने किसको दिया? धोखा किसने किसको दिया? KF ने AlF3 को या AlF3 ने KF को? जरूरत किसकी थी? इलेक्ट्रॉन्स की। AlF3 को जरूरत थी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसने बनाए? KF ने बनाए, क्योंकि KF सॉल्वेंट था। लेकिन अब देखो क्या हुआ। क्वेश्चन तो यही है, BF3 मिलाने पर ये कॉम्प्लेक्स टूटा क्यों? अब देखो, जब KF का F माइनस AlF3 के सामने आता है, ये बनाता है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वहीं से तो प्रक्रिया शुरू होती है, दो दो फ्लोरीन और लगने की। अब जब यही फ्लोरीन BF3 के सामने आता है, तो ये F नेगेटिव इसके साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर सकता है। पहले तो मुझे ये बताओ, BF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या AlF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? बॉन्ड की स्ट्रेंथ जब साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने से 2p का बॉन्ड, और यहां 3p का बॉन्ड, क्वांटम नंबर 2p 3p 2p which bond is better? Obviously BF bond। तो बेसिकली यहां पे जब F नेगेटिव बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो बोरॉन उसे एक लालच देता है, बोरॉन उसे ऐसे धमकी देता है, यार BF3 आया, ये इसे कहता है, यार तो एक थर्ड पीरियड के मेंबर से बॉन्ड बना रहा है, मैं तो तेरे पीरियड का ही हूं, हमारे ऑर्बिटल का साइज मैच करता है, हम मेरे पास 2p ऑर्बिटल, तेरे पास 2p ऑर्बिटल, तो 3p वाले से बॉन्ड बना रहा है, यू शुड बॉन्ड विद मी। और ये बात इसको बहुत पसंद आती है नेगेटिव को, कि भाई 2p ओवरलैपिंग तो एनी काइंड ऑफ 2p 3p ओवरलैपिंग से तो बेटर है। तो ये कारण होती है इस बॉन्ड के टूटने की, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के टूटने की। और एक और BF3 नाटक खेलता है। वो नाटक क्या है? वो नाटक ये है, BF3 AF माइनस के सामने बोलता है, यार एक तो तुझे 2p का बॉन्ड दूंगा, जो एल्यूमिनियम तुझे नहीं दे सकता। यार मेरे पास ना 3 फ्लोरीन लगे हैं, ये मेरे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच के मेरे पे पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, तो तुझे मेरे पे रहम नहीं आता। एक तो मैं सेकंड पीरियड का, और वो थर्ड पीरियड का, उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, कोई भी आके उसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। मेरे पास तो एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है बस, और वो भी p ऑर्बिटल मेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहिए। जबकि आप हैं, हम सब जानते हैं कि यहाँ बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, जो यहाँ नहीं हो रही थी।
इसलिए एक्चुअली धोखा कौन दे रहा है? BF3। और F नेगेटिव इस धोखे को कभी नहीं समझ पाता कि BF3 में बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, उसके बावजूद KF AlF3 को मतलब धोखा दे रहा है। एंड इट इज रियलिटी कि F माइनस समझ नहीं पाता इस धोखे को। एंड द क्रेडिट ओनली गोज टू F नेगेटिव का बोरॉन के साथ 2p ओवरलैपिंग करना और F माइनस का Al के साथ 2p 3p ओवरलैपिंग करना। दैट रीजन इज कि जैसे हम BF3 मिलाते इस कॉम्प्लेक्स में, ये टूट जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज, आप ये कहोगे BF3 इज स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड देन AlF3, क्योंकि अल्टीमेटली BF3 ने F माइनस से इलेक्ट्रॉन लिए और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो लुईस एसिड कहलाएगा। तो BF3 stronger Lewis acid than AlF3 and it coordinates with, who is it? BF3 coordinates itself with F negative, forming strong bond with boron than Al. वैसे एक चीज बताऊं, भले मैंने आपको स्टोरी धोखाधड़ी की टर्म में समझाई है, पर एक चीज तो आप भी मानोगे, F माइनस अगर BF3 के साथ बॉन्ड बनाए और अगर यही F माइनस AlF3 के साथ बॉन्ड बनाए, तो फाइनली बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3 और एल्यूमिनियम की भी sp3। तो अगर कोई आपसे बोले कि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करो, तो आप यही करते। अगर आप इस कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करते। तो अब आप मुझे ये बताइए, यहां आपको AlF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है या B और F का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? कहां प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल दिख रहा है? जहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यही कारण है कि F माइनस से इलेक्ट्रॉन लेने का एक्चुअली में हकदार BF3 है, भले ही उसमें क्योंकि बैक बॉन्डिंग क्यों ना होगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग BF3 की सिर्फ एक चीज बताती है, व्हाई इट इज मोर एसिडिक और लेस एसिडिक देन BCl3, BBr3, BI3, यानी कि अपने ही सेंट्रल एटम लेकिन सराउंडिंग एटम को डिफरेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं। भले आपको लग रहा है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसकी एसिडिक कैरेक्टर कम है, तो आप ये वाले लॉजिक सिर्फ तब यूज करोगे जब आप इसका कंपैरिजन इनके साथ करोगे। जब सेंट्रल एटम बदल जाएगा तो हमेशा प्रायोरिटी रखनी है कि बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कहां है। दिस इज 2p, मतलब दिस इज sp3 ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन ओवरलैपिंग विद 2p ऑफ फ्लोरीन। दिस इज sp3 ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम विद हायर साइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है, तो ये बॉन्ड रिलेटिवली वीक है। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स की धज्जियां उड़ जाती जब BF3 डाल दिया जाता है। सो सिंपल द रीजन इज नाउ वेरी क्लियर टू यू कि BF3 stronger Lewis acid than AlF3. It coordinates itself with F negative, forming strong bond with boron as compared to aluminium. Now,
Why density of heavy water is more than water? Heavy water is D2 और एक वाटर है नॉर्मल वाटर। अभी हमने आइस का केस देखा था। अगर यही मैं D2O कर दूं, हाइड्रोजन हटा के ड्यूटेरियम लगा दूं, दिस डी मतलब ड्यूटेरियम। This is D2O, this is H2O. ड्यूटेरियम इज जस्ट लाइक हाइड्रोजन का भाई, बड़ा भाई। अब मैं यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ड्यूटेरियम इज लेस देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अब आप ये बताओ, H और O बॉन्ड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव है। अगर मैंने यहाँ ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड रखा, ऑक्सीजन ड्यूटेरियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ड्यूटेरियम पे पॉजिटिव। कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा? अगर ऑक्सीजन ड्यूटेरियम से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो यहां ज्यादा आएगा। ऑक्सीजन तो उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उतना ही। ये पहले हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ड्यूटेरियम और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ड्यूटेरियम विद ऑक्सीजन इज वेरी हाई, जिसके कारण यहाँ पे डी पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ओ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। यहाँ एच पे पॉजिटिव चार्ज कम है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम है। तो कहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस चीज पे डिपेंड करती कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, ड्यूटेरियम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर? ऑब्वियसली इन D2। तो कहां मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास होंगे, D2O में या वाटर में? जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, मॉलिक्यूल जुड़े एक दूसरे के साथ टाइटली, तो दे विल ट्राई टू व्हाट? कंप्रेस, दे विल ट्राई टू अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन। इन दोनों के कंपैरिजन में किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, कौन ज्यादा जगह घेरेगा? ऑब्वियसली D2O विल ऑक्यूपाई लेस स्पेस। तो जहां वॉल्यूम कम होगा वहां डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहां मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, रिलेटिवली मोर क्लोज, सो वॉल्यूम इज लेस, and volume is less, that's why density is more. So because of stronger hydrogen bond, in D2O, D is deuterium, hydrogen का isotope, its volume is less, और जिसका वॉल्यूम कम होगा its density of D2O is more than density of water. तो मुझे ये बताओ, अगर पानी लिक्विड हो और D2O आइस की फॉर्म में हो, कौन किसमें डूबेगा? अगर मैंने पानी में, नॉर्मल पानी में D2O के टुकड़े डाल दिए, D2O वाली बर्फ डाल दी, तो वो तैरेगी या फिर गिरेगी पानी के अंदर? जब किसी की डेंसिटी ज्यादा होती है वो गिरेगी, वो फॉल करेगा।
Now the next question is, why such ions exist? H4O9 positive, H5O2 positive, H3O2 negative. This question is going to be very important for your ionic equilibrium. जब आप आगे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब ये काम का आएगा. अगर मैं यहां बात करूं H4O9 पॉजिटिव क्यों एग्जिस्ट करता है, H5O2 पॉजिटिव क्यों एग्जिस्ट करता है, H3O2 माइनस क्यों एग्जिस्ट करता है, इट्स नथिंग अनएक्सपेक्टेड. अगर मैं H3O प्लस की बात करूं, वाटर, और इसका H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमने कई बार देखा, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, HOH लोन पेयर, H एंड दिस इज पॉजिटिव. ये H3O प्लस है, राइट. अब इस H3O प्लस के साथ अगर किसी वाटर के सामने आ जाए, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? क्या ये इसका H इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा. तो ये पूरा मॉलिक्यूल कौन सा बन गया, 1 2 3 4 5 एंड 2 ऑक्सीजन, H5O2 प्लस. यानी कि अगर इसने एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया वाटर के साथ, तो ये पूरा आयन क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 H5O2 प्लस. अगर इसी H3O प्लस ने इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, अब ये कौन सा आयन बन रहा है, अब ये कौन सा आयन बन रहा है, तो यहां पर अब कौन सा आयन बनेगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 H7O3 पॉजिटिव. अगर यही चीज यहां से बन जाए, तो यही चीज बन जाएगी, इसमें एक और H2 ऐड कर दूं, H9O4 प्लस. तो पानी के अंदर H प्लस, पानी के अंदर H प्लस कैन एग्जिस्ट लाइक H3O प्लस. पानी के अंदर H प्लस कैन एग्जिस्ट लाइक H5O2 प्लस, H3O प्लस, H5O2 plus. It can exist as H7O3 plus. It can exist as H9O4 plus. That is simply because क्योंकि H3O plus हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर. सो अगर कोई पूछे कि ऐसे आयंस कैसे बनते हैं, ये सारे आयंस H3O प्लस की डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनके करने का नतीजा. इसी तरीके से H3O2 माइनस, अगर मैं OH माइनस ले लूं, दिस इज OH माइनस. अगर इसने किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, वाटर की किसी ऑक्सीजन के साथ, अब ये क्या बना सकता है यहां से, 1 2 3 H3O2 माइनस. तो बेसिकली क्वेश्चन ये अगर ऐसे दिख रहा है ना, तो डरना नहीं है. ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि H3O प्लस जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अपने साथ जुड़ता जा रहा है, वो एक नया फॉर्मूला बन जा रहा है आपके सामने. लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 H5O2 प्लस बन गया. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H9O4 प्लस बन गया. अगर ये दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करोगे, H7O3 प्लस बन गया. और अगर यही OH माइनस किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं, तो H3O2 माइनस बन गया. सो दिस इज ऑब्वियसली पॉजिटिव, क्योंकि ये पूरे के ऊपर यहाँ +1 चार्ज है, तो यहाँ प्लस ही आएगा. H9O4, अच्छा मैंने यहाँ उल्टा लिखा है, H9O4. अब लास्ट क्वेश्चन, उसके जैसा क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, टाइम अबाउट टू फिनिश है. पर एक चीज देखो, जितने भी ये क्वेश्चन आपने आज किए,
ये मान के चलो आने वाले टाइम में जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट करोगे, उसमें सिर्फ यही क्वेश्चंस आएंगे पूरे पूरे चैप्टर में, लेकिन उन सबका संबंध केमिकल बॉन्डिंग से है। केमिकल बॉन्डिंग इज सो इंपॉर्टेंट। अब आपको पूछा जा रहा है कि इथेनॉल और थायोल, दिस इज कॉल्ड थायोल, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके बताओ। तो सिंपल सी बात ये है, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन ये है, कोई सब्सटेंस पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर कितनी जल्दी H+ लूज करेगा। अगर किसी सब्सटेंस का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो ए पे माइनस और एच पे प्लस बनेगा। इस बॉन्ड को जो आसानी से तोड़ेगा वो ज्यादा एसिडिक कहलाता है। अब क्वेश्चन ये कि एच ए में यहां पे एग्जांपल पूछी गई है कि मान लो यहां कार्बन चेन है, O और H का बॉन्ड है और यहां S और H का बॉन्ड है। तो आप मुझे ये बताओ कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, ये बॉन्ड या ये बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड वीक होता है? जहां एटम का साइज बड़ा हो या छोटा हो, कहां पर ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा? ऑब्वियसली सल्फर वाला, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है तो यहाँ का बॉन्ड तोड़ना आसान है। सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सल्फर पे आ जाएंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा सल्फर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन भी सल्फर के पास आ जाएगा और ये बन जाएगा C2H5S- एंड H+, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन सल्फर को देके बाय बाय करके निकल रहा है। यही चीज यहां भी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर ये सब लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो कौन सा बॉन्ड इज इजियर टू ब्रेक? सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड? सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है। सो लार्जर द साइज ऑफ एटम, लार्जर साइज ऑफ सल्फर देन ऑक्सीजन makes easier breaking of SH bond in water than OH bond of alcohol। इसलिए कोई भी अल्कोहल के कंपैरिजन में उसका थायो अल्कोहल मोर एसिडिक होगा, दैट विल ब्रेक इजिली टू प्रोड्यूस H+ एंड जनरेट द एनायन। और जहां से भी ये बॉन्ड टूट के H+ जल्दी लूज करेगा वो ज्यादा एसिडिक माना जाएगा। So this is over. Now one the last is, what happens in 2,6-dihydroxybenzoic acid as compared to in salicylic acid? लगता है टाइम हो चुका है, बहुत हुआ। अब हम आगे इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, पर मुझे आप याद दिलाओगे कि यहां से स्टार्ट करना। बट रिमाइंड इट, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली क्लासेस आज की हुई है और जो कल हमारा लेक्चर हुआ और इससे पीछे वाले 3 लेक्चर, आपके लिए वो 11th क्लास में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको केमिकल बॉन्डिंग से वहीं से आएंगे। आप ये मान के चलना, जिसको आप सोच रहे हो ना, जिससे आप डर रहे हो, लाइक बैक बॉन्डिंग, लाइक ड्रैगोज रूल, लाइक बेंट्स रूल, इनसे क्वेश्चन इतने नहीं आएंगे जितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आएंगे। इसीलिए अगर आपने नोट किया हो, मैंने आज की क्लास में आपको टॉपिक बना के नहीं पढ़ाया, क्वेश्चन लिख लिया और आंसर बताने शुरू कर दिए। क्वेश्चन बताया, आंसर बताया, क्वेश्चन बताया, आंसर बताया। तो आज की क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दिस वाज जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैक्सिमम टाइम सारे क्वेश्चन का आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं। सो गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग,
Thank you so much and enjoy your day.